Live started. Hello, hello everybody. Hello. Good evening. आप सभी का स्वागत है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद। गुड इवनिंग। हाँ, ये लाइव सेशन वैसे तो आप सभी जान रहे हैं, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, नमस्ते। मैं समझता हूं कि सबसे पहले सभी लोग आ जाए, तो उसके बाद हम आज की जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट के रूप में मुख्य परीक्षा में अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस किस तरह के प्रश्न आते हैं और उनको लिखने का एक कैसा ढंग होना चाहिए, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। गुड इवनिंग। आपने जो जीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, उनकी प्रारंभिक परीक्षा के बाद मैं सबसे पहले तो उनको बधाइयाँ दूंगा, और मुख्य परीक्षा में किस तरह से उनको लिखना है, किस तरह से उनको अपने पूरे के पूरे सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम को किस तरह से सरल और बहुत ही ढंग से शुरुआत करते हुए इस कोविड-19 सिचुएशन में भी अपने पूरे के पूरे मनोयोग से, अपने पूरे नॉलेज के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से पढ़ाई करना है, इस बारे में हम सब मिलजुल कर किस तरह से इस पूरे पेपर्स को करेंगे। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि इस लोक प्रशासन विषय को बिल्कुल ही एक सरल विषय मानकर इस सब्जेक्ट की पूरी विषय वस्तु को समझना होगा, और किस तरह से प्रश्न आए हैं उनकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप में से किसी एक भी विद्यार्थी ने अगर यस लिखा तो मुझे बताइए, मैं स्टार्ट करूं और आज की शुरुआत इस प्रथम कक्षा की हम स्टार्ट करें। यस आदित्य, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले
तो धन्यवाद, मैं शुरू कर रहा हूं। लोक प्रशासन एवं शासन, इसका ये मतलब है कि हमें इस विषय को, क्योंकि हमने अपने स्कूल एजुकेशन में और अपने कॉलेज एजुकेशन के समय पर इस सब्जेक्ट को नहीं समझा होता है और उतने ढंग से नहीं पढ़ा होता है, परंतु तब भी चूंकि आप लोग प्रारंभिक परीक्षा को निकाल चुके हैं, इस वजह से मैं समझता हूं कि भारतीय प्रशासन को एक भारतीय राज्य व्यवस्था और भारतीय संविधान के संदर्भ में आपने जरूर समझा और पढ़ा होगा। परंतु लोक प्रशासन एक विषय, खासतौर से एक एकेडमिक सब्जेक्ट को, यूं कहें कि एकेडमिक कंसर्न ने इसे यूनिवर्सिटी लेवल पर, हमारे इंडिया में तो बहुत ही लेट, मतलब 1921 में इसे एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, जो प्रारंभिक अवस्था में लखनऊ विश्वविद्यालय से किया था और यहीं से शुरुआत हुई थी। MP शर्मा, मतलब महावीर प्रसाद शर्मा जी के द्वारा यह एक प्रयास के रूप में लोक प्रशासन राजनीति विषय के एक खास तौर पर एक विषय वस्तु के रूप में शुरुआत हुई थी। परंतु मैं आज आपको ये बता दूं कि लोक प्रशासन अब विश्व के विभिन्न विश्वविद्यालयों में एक एकेडमिक सब्जेक्ट के नाते, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, मतलब भारत सरकार की तरफ से विश्वविद्यालय में भी इसे पूरी तरह से ऑथराइजेशन या एप्लीकेशन मिल चुका है। इस वजह से अब ये लोक प्रशासन उतना ही जरूरी है जितना कि आम जीवन में हमें अपने यहाँ पर जिस तरह से अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए हमें जनता के साथ शासकीय, आज आप देख रहे हो कि सरकार किस तरह से काम कर रही है और उसमें सहयोग हम सब का किस तरह से मिल रहा है, उसे भी लोक प्रशासन विषय वस्तु के रूप में मुख्य परीक्षा के जो आपके सिलेबस के बिंदु हैं उनसे रिलेटेड मैं करूंगा। परंतु सबसे पहले, क्या आप जानते हैं कि लोक प्रशासन का ये जो विषय वस्तु है वो खासतौर से आपको समझना होगा कि ये जो वर्ड है हमें अपने आप में ध्यान से रखना होगा। ये वर्ड है SCOPE। इसका मतलब है कि लोक प्रशासन का जो पाठ्यक्रम है वो हमें सोशल, ऑर्गेनाइजेशनल, कल्चरल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल, मतलब सामाजिक, सांस्कृतिक, सांगठनिक और राजनीतिक तथा अर्थ व्यवस्था के हिसाब से हमें ये देखना होगा कि वास्तव में लोक प्रशासन विषय अपने विषय वस्तु के साथ कैसा है, मतलब इसका अर्थ क्या है। नमस्ते बेटा, आप ध्यान से सुनिएगा। लोक प्रशासन एक विषय के रूप में बहुत ही नया है, चूंकि यह राजनीति विज्ञान से निकला हुआ एक ऐसा उप विषय है जिसे आज एक विषय के रूप में पूरे के पूरे विश्व ने इसकी ऑथेंटिसिटी और इसकी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग इसे अडॉप्ट किया है। इसका मतलब हम सब लोग जो लोक प्रशासन में है, इसका मतलब कि लोक प्रशासन के यहाँ आपको दो अर्थ समझने होंगे। इसका मतलब लोक प्रशासन में दो शब्दों का महत्व बहुत जरूरी है। एक पहला शब्द, जैसा कि आप देखते ही हैं कि लोक, इसका मतलब जनता से है, और जनता की जहां पर अगर सरकार है, इसका मतलब डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन है या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो वहां पर लोक प्रशासन, चूंकि जनता ही सरकार को चुनती है, जैसा कि हम सब जानते हैं, जनता का प्रशासन जनता के लिए ही अगर बन जाए तो जनता की सरकार भी लाजमी हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल वी कैन अंडरस्टैंड, मतलब कि हम समझते हैं कि किस तरह से लोक प्रशासन में ये शब्द जो लोक है उसका अर्थ है जनता, और जनता का प्रशासन ही खास तौर से। अब दूसरा जो शब्द है वो है प्रशासन। आप समझ सकते हैं कि जो प्रशासन शब्द है वो शब्द हमें शासन मतलब सरकार और प्र मतलब कि अच्छी सरकार से है। इसका मतलब अगर हम कहें कि सुशासन ही प्रशासन है, बराबर है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर प्रशासन को चलाने के लिए हमने अपना है और इस सोर्स को हम बंधारण अर्थात भारत के संविधान से हम अपने प्रशासन के कुछ तत्व जिनमें हमने अपने आप में शामिल किया है उनको लेते हैं। इसका मतलब कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में खास तौर से आप समझ सकते हैं कि
इसके अर्थ को हम समझें तो बहुत ही सरल हो जाता है। इस वजह से लोक प्रशासन की जो पहली यूनिट आपके यहाँ रखी गई है वो लोक प्रशासन के अर्थ, उसकी प्रकृति, उसके क्षेत्र और उसकी जो खासतौर से आज उपयोगिता है या विशेषता है उसको समझना बहुत जरूरी है। इसी तारतम्य में जैसा कि लोक प्रशासन विश्व में अपने इस पूरे के पूरा अस्तित्व को हम लोगों ने एक्सेप्ट अगर किया है तो इसका मतलब कि लोक प्रशासन हर जगह व्याप्त है। लोक प्रशासन खासतौर से जहां जनता और सरकार के इंटरेक्शन होंगे, मतलब कि जहां जहां आपको जरूरत पड़ेगी सरकार की और एक आम इंसान को किस तरह से अपने ही देश में किस तरह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न सोर्स या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, उसको मुहैया कराने के लिए पूरी की पूरी सरकार ही जिम्मेदार होती है। इसका मतलब लोक प्रशासन के अपने खास तौर से इस शब्द में, जिसमें मैंने आपको बताया कि लोक शब्द ही है और लोक प्रशासन बहुत ही सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ, इसे अगर मैं बहुत बड़ी परिभाषाओं या विभिन्न परिभाषाओं के या विभिन्न चिंतकों की नजर से अगर वास्तव में अगर इसको और भी ज्यादा बृहद ना समझाते हुए अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ तो बच्चों ध्यान रखिए, लोक प्रशासन संयुक्त समन्वित मानवीय प्रयास के रूप में हमारे सामने आता है। मैंने कहा संयुक्त मतलब ये दो शब्दों से जुड़ा है, लोक और प्रशासन। संयुक्त है, समन्वित है मतलब कि सरकार और जनता के बीच में पहले से जो हमारे लिए बनाया गया व्यवस्था और संविधान है उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपने सिविल सर्वेंट हो, चाहे गवर्नमेंट के सेवक हो या किसी भी तरह की व्यवस्था को चलाने वाले हैं, वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव जनता की सेवा में पूरी तरह से व्यवस्थित होकर एक अंजाम दे रहे हैं और उसी प्रतिफल को या उसी रिजल्ट्स को हम ह्यूमन इफर्ट्स के साथ काम करते हैं। मतलब कि ऐसा कोई प्रशासन जिसमें संयुक्तता हो, समन्वितता हो और मानवीय प्रयास से अगर वो काम कर रहा है तो इसका मतलब वो लोक प्रशासन की परिभाषा में आ जाता है। और इस लोक प्रशासन का अर्थ बहुत ही सरल शब्दों में अगर आपने समझने की कोशिश की है, आगे जब आप इस पूरे सिलेबस के प्रकृति को समझेंगे तो लोक प्रशासन की प्रकृति वास्तव में दो विषय वस्तुओं से है। पहली प्रकृति आप देखेंगे कि इसका जो नेचर है वो पहला तो है कि वो किस संदर्भ में है, वो ब्रॉड संदर्भ में है, इसका मतलब कि बृहद है, और नैरो संबंध में है, इसका मतलब ये संकुचित है। तो लोक प्रशासन को हमें समझने के लिए एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा और एक संकुचित विचारधारा यह होगी कि ये सीमित तब हो जाता है जब जनता की भलाई के लिए अगर सरकार काम ना करे तो ये संकुचित हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारे पास हम ये देखने को बाध्य हो जाएंगे कि जनता की ही सरकार अगर जनता के लिए काम नहीं कर रही है तो हम खास तौर से उन लोगों को कहीं ना कहीं, और ये सिस्टम है जैसे कि भारत देश में है, हमने इसके लिए बनाई है हमारी न्याय व्यवस्था, और वहां पर भी चैलेंज कर सकते हैं अगर गवर्नमेंट हमारे हिसाब से काम नहीं कर सकेगी तब। तो लोक प्रशासन का क्षेत्र खासतौर से बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन आज हमारी स्पेशलाइजेशन हो चाहे हमारी जरूरतें हैं वो सभी की सभी बढ़ती जा रही है। इस वजह से लोक प्रशासन कि विषय वस्तु भी बदलती जाएगी, और विषय बदलेंगे तो लोक प्रशासन में काम करने वाले या इस पे लगे हुए पूरी की पूरी व्यवस्था, जिसमें पूरा सिस्टम आपको यहाँ देखने को मिलेगा। क्योंकि जनता में जो सबसे ऊपर है वो है एडमिनिस्ट्रेटर है, या पॉलिटिकल बॉडी से कहे तो राज व्यवस्था है। तो राज व्यवस्था चूंकि हमारे द्वारा चुनी गई है, इस वजह से हमें काम करने में अपनी प्रकृति को जैसे जैसे अगर हम अपने रिसोर्स के अकॉर्डिंग करेंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे आज पैंडेमिक सिचुएशन में हम अपनी सीमितताओं के साथ भी जी रहे हैं और वो सब चीजें काम हो रहा है, परंतु मानवता के साथ हम अगर ह्यूमन इफर्ट नहीं करें, जैसे आज आप केस स्टडी देख रहे होंगे, आज पूरे कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में जिस तरह से जो आज की व्यवस्थाओं में हमने लूपहोल देखे हैं वो वास्तव में हमारे लिए चैलेंज है और नैरो व्यू है। इस वजह से हमें ब्रॉड एस्पेक्ट में समझना होगा। इस ब्रॉड एस्पेक्ट को समझने के लिए अगर हम इसकी बात करें तो हमारे पास दो एस्पेक्ट है। एक पहला एस्पेक्ट जो
हमारे लोक प्रशासन में बहुत जरूरी है वो है इंटीग्रल व्यू, मतलब कि हम हाउ वी आर इंटीग्रेटेड टू ईच अदर। हम अगर कहें कि अगर हम अपने कार्यों को अगर इंटीग्रेट कर ले, जैसे कि मैं लोक प्रशासन के पूरे सिलेबस को इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा कि लोक प्रशासन का सिलेबस जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वैसे ही इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अडॉप्ट किया गया है। आगे गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं कि लोक प्रशासन में ये जो इंटीग्रल व्यू है इंटीग्रेशन के लिए है, और इंटीग्रल व्यू के साथ साथ एक व्यू है जिसे लोक प्रशासन में हम सब लोगों ने समझा होगा और इसे जानना भी जरूरी होगा जब मैं आपको स्टडी कराऊंगा। परंतु ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट इन दो विशेष स्कोप पर टिका है। पहला है इंटीग्रल एस्पेक्ट, जिसमें हम लोग एक साथ किस तरह से ओवरव्यू करके एक होलिस्टिक अप्रोच से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और दूसरा है पोस्ट कार्ड अप्रोच या पोस्ट कार्ड विचारधारा। ये लोक प्रशासन के जाने माने जो एक विचारक है लूथर गुलिट, उन्होंने इसे प्रिस्क्राइब किया था, और इसका नाम है P स्टैंड फॉर प्लानिंग, O स्टैंड फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, CO मतलब कोऑर्डिनेशन, R मींस रिपोर्ट एंड B फॉर बजटिंग। तो इस तरह से लोक प्रशासन एक विषय कहूं तो बहुत ही सरल है, और सरलता के साथ साथ अगर मैं कहूं कि लोक प्रशासन का अपना जो विषय वस्तु है उसे गवर्नेंस में किस तरह से लेकर जाना है, तो जैसे कि आप सब जानते हैं जो गवर्नमेंट है मतलब इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट, ये एक ओल्ड फिनोमेना हो गया है। विचार ये है कि जो शासन व्यवस्था थी वो पुराने समय में जैसा था या राजा की पॉलिसीज या नीतियां होती थी वो वैसे के वैसे इंप्लीमेंट हो जाया करती थी, उसमें पीपल पार्टिसिपेशन नहीं था क्योंकि वो किंगडम था। इस वजह से उन सरकार या शासन व्यवस्था में जैसे जैसे आगे बढ़े हैं हमने डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को जैसे जैसे अपनाया है, हमने पार्टिसिपेशन मतलब कि पीपल पार्टिसिपेशन के साथ आगे बढ़े हैं। इस वजह से हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट अब शिफ्ट हो गई है गवर्नेंस की तरफ, मतलब कि हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ गवर्नेंस पढ़ना होगा, और इस गवर्नेंस में हमें समझना होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट, इसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ने बाकी देशों से क्या अच्छा लिया और उनका भारतीयकरण किया है, इसे समझना बहुत जरूरी होगा। इस हिसाब से चूंकि हमारी पुरातन पद्धति हमारे एंसेस्टर ने या हमारे एंशिएंट पीरियड ने यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से कई बार ऐसी गवर्नमेंट को एस्टैब्लिशमेंट दी जिसने पूरे के पूरे इंडिया में इंटीग्रेशन ला दिया, जैसे कि मौर्य प्रशासन में अर्थशास्त्र के समय। अच्छा, आपको दिखने में असुविधा हो रही है तो मैं फिर से बताता हूँ कि डोंट वरी, यहाँ पर जो सब्जेक्ट मैटर है उसे मैं कहूँ तो बहुत इजी होगा कि जो सिलेबस है उसको मैं सरलीकरण रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, और जो विषय वस्तु है उसको समझने की कोशिश करिए। जब हमारी आगे कक्षाएं होंगी तो मैं चाहूँगा कि उसमें मैं और भी आपको सपोर्ट दे सकूँ। तो यहाँ पर लोक प्रशासन चूंकि हमारे, नमस्ते बेटा, लोक प्रशासन हमारे यहाँ पर मौर्य प्रशासन से पहले की विषय वस्तु है, क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मौर्य प्रशासन तक भारत एक तरह से व्यवस्थित नहीं था, परंतु इसे व्यवस्थित करने में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का बहुत योगदान है, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र ने खासतौर से विषय वस्तु मैं समझा देता हूँ आपको कि अर्थशास्त्र नाम की किताब जरूर कौटिल्य के द्वारा रचित है। अष्टांग इसमें बहुत ही प्रशासनिक विषय वस्तु है, परंतु यह एक प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिखी हुई किताब है या पुस्तक है, जो कि उस समय के लोक प्रशासन को स्पष्ट करने के लिए कि किस तरह से यथा राजा तथा प्रजा, इट मीन्स मौर्य प्रशासन का जो मुख्य बात था वो था जनता की सेवा करना, भले वो किंगडम था। तो ऐसी स्थिति में अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात का ध्यान रखना हूँ कि ये अगर फास्ट हो रहा है तो मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ कि लोक प्रशासन क्या जो पहला विचारधारा मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसा लोक प्रशासन हमारे लिए एक विषय है वैसा ही यह व्यावहारिक विषय भी है। अगर ये लोक प्रशासन विषय वस्तु नहीं भी बनती तब भी लोक प्रशासन अपने आप में व्यावहारिक होता।
तो ऐसी स्थिति में हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, बट मैं इस चीज को कहूँ कि आज की जो कक्षा है वो पढ़ने से ज्यादा समझने की लिए रखी गई है, जिसमें मैं आपको बता दूं कि लोक प्रशासन का जो पाठ्यक्रम है बच्चों, वो किस तरह से हम सरलीकरण करें अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, और पेपर में खासतौर से विषय वस्तु किस तरह से पूछी जाती है उसको ढंग से समझेंगे। तो जैसे जैसे हमारी यूनिट में मैं स्टार्ट करूंगा या कक्षाएं आरंभ होंगी, तो विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोशिश करेगी कि आपको कक्षाओं का पहले से ही बता दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले लोक प्रशासन, चूंकि हमारे यहाँ पर एक जो व्यवस्था है वो मौर्य प्रशासन की देन भी रही है, और उससे हमने खासतौर से अपने राजस्व, अपनी सेना, अपने प्रशासन के गठन के लिए विभिन्न तरह के जो उनके सिस्टम थे उनको एवेल्युएट करके, उनको डेवलप करके, उनका भारतीयकरण करके, और आज के प्रशासन में भी वो विशेषताएं देखी जा सकती है। इसका मतलब कि भारतीय प्रशासनिक विचारक के रूप में कौटिल्य का क्या योगदान है उसे समझना होगा, और उन्हें भी नहीं भूलना है जो मौर्य प्रशासन के बाद में हमारे यहाँ पर मुगल प्रशासन में बहुत सारे ऐसे हुआ कि पूरे के पूरे मुगल प्रशासन को इंटीग्रेटेड रूप में, तो खासतौर से नर्मदा नदी तक जो मुगल प्रशासन था, चूंकि वो साउथ में लिया जा सकता है, आपने दोनों की क्लास से भी इस चीज को समझा होगा कि मौर्य प्रशासन के बाद मुगल प्रशासन से भी हमने अपने प्रशासन में कई चीजें ली हैं, और मैं तो कहूंगा कि न्याय व्यवस्था में आज भी आप जो उर्दू या अरबी के शब्द देखते हैं वो पूरी की पूरी तरह से मुगल प्रशासन की ही देन है, और भारतीय राज्य व्यवस्था में भी राजस्व के कई ऐसे सब सिस्टम या उपव्यवस्थाएं जो कि मुगल प्रशासन की भी देन रही है। ओके, तो ऐसी स्थिति में मैं कहूंगा कि जो हमारा सिलेबस है वो अगले टॉपिक पर जाएगा, जिसका नाम है ब्रिटिश विरासत। चूंकि भारत अपनी प्रारंभिक अवस्था से लेकर मुगल पीरियड से होता हुआ जैसे ही 1600 एडी में पहुंचता है, तब ऐसे में हमारे यहाँ पर जो विभिन्न विदेशी ताकतें थी उनका यहाँ पर सबसे पहले डोमेन एस्टेब्लिशमेंट की जो समस्या रही, उसमें ब्रिटिश जो लेगेसी है, मतलब कि ब्रिटिश की तरफ से भारत में किस तरह से सिस्टम को डेवलप करके 1773 मतलब कि 1773 के अधिनियम, जिसे आप सब जानते हैं, हम पढ़ते हैं, और इसी व्यवस्था से हमारे यहाँ पर भारतीय प्रशासनिक या संवैधानिक स्वरूप का स्पष्टीकरण होता है, और यह रेगुलेटिंग एक्ट ही वास्तव में पार्लियामेंट, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, उसमें अंग्रेजों की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक तरह से यह अथॉराइजेशन है कि वो भारत में किस तरह का प्रशासन करेंगे। ऐसे में रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय प्रशासन को रेगुलेटिंग एक्ट की मदद से एक पोस्ट के साथ मिला, जिसका नाम कलेक्टर है, जिसे हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर्स भी, या आज का आईएएस ऑफिसर जो हर डिस्ट्रिक्ट में होता है, उसे ही वहां से शुरुआती रूप में देख सकते हैं। तो ऐसा स्पष्ट है कि लोक प्रशासन एक विषय वस्तु के रूप में इसके अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के साथ साथ लोक प्रशासन का जो विकास है वो खासतौर से हमारे भारत में कौटिल्य अर्थात मौर्य प्रशासन, मुगल प्रशासन जिसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, और बाद में उत्तरवर्ती जो मुगल पीरियड के शासक रहे हैं, उनके शासन व्यवस्था को किस तरह से भारतीय व्यवस्था में भी आज भी शामिल किया गया, या आज भी उनके कुछ न कुछ रेलेवेंसी या सोर्स देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर पहली यूनिट अगर मैं कहूँ तो इसे हमें समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। अगली यूनिट जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल या अप्लाइड एस्पेक्ट है, जैसे आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, और ये बहुत ही लाइव है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि यस, हाँ, मैं बिल्कुल मानता हूं। तो जिस तरह से दिल्ली में मुगल एम्पायर धीरे धीरे उत्तरवर्ती मतलब कि हमारे यहाँ पर 1857 तक जिस तरह से हमने देखा, और 1858 में मतलब कि 1858 में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश हो जाता है, मतलब कि ब्रिटिश की प्रजा जैसे ही हम हो जाते हैं और डोमेन रानी का हो जाता है, इसे हम बाद में स्पष्ट करेंगे और समझेंगे। यस,
तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले इतिहास के साथ साथ मैं बिल्कुल विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से कहूंगा कि जितने भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उनके जवाब मैं जरूर रखूंगा आपके सामने कि इतिहास की बुक्स कब आएगी, लोक प्रशासन में हम किस तरह से अपना स्टडीज जारी रखेंगे, जरूर से जरूर मैं बीच में बताता रहूंगा। आपकी लाइव चैट भी मैं साथ में पढ़ते जा रहा हूं जिससे मैं आपके जवाब लाइव या इंटरेक्शन दे सकूं। धन्यवाद। तो ऐसी स्थिति में लोक प्रशासन में अगर हम भारतीय प्रशासन की बात करें तो चूंकि हम डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन है, इस वजह से रिपब्लिक कंट्री होने के नाते यहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हमने अपना सर्वे सर्वा बनाया है, मतलब कि उससे वो जनता के द्वारा चुना हुआ एक ऐसा प्रतिनिधि है जो भारत को रिप्रेजेंट करता है और वही रिपब्लिक कंट्री का हेड हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल में मतलब कि डेलीगेटेड अथॉरिटी के रूप में, मतलब कि भारत सरकार को चलाने के लिए उसके पास ही एजुकेटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी और कुछ एक्सेप्शनल केस भी पावर उनको ही में है, मतलब उस तीनों सेनाओं के नायक भी हैं, मुख्य सेनापति के नाते भी हैं। इसलिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को समझेंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव जो ऑल ओवर इंडियन हैं, मतलब कि हमारे लोक सेवक। तो दूसरी यूनिट आपकी जो जुड़ेगी, हाँ धन्यवाद आपका। तो ऐसे स्थिति में लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका आप समझ सकते हैं। ये यूनिट अपने आप में एक अप्लाइड एस्पेक्ट लेकर है, खासतौर से आज डेमोक्रेटिक गवर्नेंस एस्टेब्लिशमेंट के बाद लोक सेवाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। इसका मतलब कि हम सब जो सिविल सेवक बनने वाले हैं उनको हमें ये चीज सीखना होगी कि हमारी भूमिका उस लेवल तक जाएगी जिसमें हम अपने इथिकल, इमोशनल इंटेलिजेंस इन सब का प्रयोग करके हम अपने ट्रेनिंग के बाद खासतौर से अपने रोल प्ले को बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी पब्लिक लाइफ को जिएंगे और प्राइवेट लाइफ में बैलेंस बनाकर हमें किस तरह से पब्लिक ओरिएंटेशन बनना है, इसकी पूरी भूमिका समझना होगा। तो लोक प्रशासन में खासतौर से लोक सेवक को अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। उसके ऐसे कई कॉमन कैरेक्टर हैं जो मैं आपको समझाऊंगा कि वो किस तरह से अपनी ऑनेस्टी को एक तरह से ताकत बनाकर पूरी तरह से अथॉरिटी, क्योंकि पावर और अथॉरिटी का संयोग ही संयुक्त है, तभी वो समन्वित होकर मानवीय प्रयास करता है। मतलब लोक प्रशासन का एक सच्चा सेवक लोक सेवक ही है। वास्तव में वो किस तरह से एक दूसरे से राजनीतिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, सांगठनिक हो या अर्थशास्त्र हो या राजनीतिक व्यवस्था से किस तरह से जुड़कर या समन्वित होकर चलता है, उसकी भूमिका को इस तरह के प्रश्न में आपको थोड़ी देर बाद ही बताने वाला हूं कि किस तरह से आपके एग्जाम में पूछा जाता है। खासतौर से आज की बढ़ती हुई जो व्यवस्थाएं हैं या जिम्मेदारियां हैं या सिचुएशन है, उनमें लोक सेवा खासतौर से जिला प्रशासक के मुखिया के क्या कार्य है या उनमें किस तरह से चुनौतियां आई हैं, इनको भी हम समझेंगे। और इसी तरह के प्रश्न आपसे 200 शब्दों में पूछे ही जाते हैं। तो ये दूसरी यूनिट आपकी है। तीसरी यूनिट जिसे मैं सरल रूप में आपके सामने रख रहा हूं, उसका नाम है विभिन्न क्षेत्रों में नीतियां कैसे बनती है, मतलब पब्लिक पॉलिसी का रोल प्ले क्या है, पब्लिक पॉलिसी बनती कैसे है। ऐसे स्थिति में लोक प्रशासन के द्वारा जो नीतियां बनती है उनमें उनके थ्रू विकास कैसे होता है। मतलब कि पब्लिक पॉलिसी बनने के बाद खासतौर से आज आप जानते हैं कि हमने प्लानिंग कमीशन के बाद अब उसी कमीशन का नाम हमने नीति आयोग कर दिया है। और नीति आयोग भारत में मुख्य रूप से नीतियां बनाने के लिए प्रशासकीय संस्था है। और इस प्रशासकीय संस्था का जो हेड है आप जानते ही हैं। मैं बहुत ज्यादा यहाँ भी समय नहीं लेना चाहूंगा आप लोगों का, परंतु आप सब जानते हैं, इस वजह से मैं आगे बढ़ूंगा कि विभिन्न क्षेत्रों में नीतियां कैसे बननी है। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि पेंडेमिक सिचुएशन में अभी पिछले ही हफ्ते या पिछले ही सप्ताह जो नीति आयोग के एक सदस्य ने कहा कि किस तरह से हम कोविड-19 में 2 कंपनियां अगर हमें हमारी वैक्सीनेशन का प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है तो हम जरूर है कि इसमें बढ़ाएं। और इन्हीं कंपनियों की संख्या को बढ़ाकर अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारी पेंडेमिक सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन पूरे के पूरे इंडिया में पूरे इंटीग्रेशन के साथ साथ चलाया जाएगा।
ऐसी उम्मीदें हम नीति आयोग से आगे भी करते रहेंगे। इसका मतलब कि विभिन्न क्षेत्रों में जो नीतियां बनती हैं उनका विकास कैसे होता है, उनमें अवरोधक चुनौतियां कौन सी आती हैं, उनसे जुड़े हुए मुद्दे क्या है, इन या उनकी समस्याएं क्या है, उनको समझने के लिए अगर हम बात करें तो ये तीसरी यूनिट आपके लोक सेवकों की भूमिका के साथ साथ आप किस तरह से चैलेंज को एक्सेप्ट करके किस तरह से व्यवस्थित तरीके से और विवेकपूर्ण तरीके से लोक प्रशासन का फायदा उठाते हैं, तो यही लोक सेवाओं को मुख्य रूप से समझना होगा और ये यूनिट इसी चीज को समझाने के लिए बहुत ही जरूरी होगी। हाँ, मैं जानता हूं कि आपको जीपीएससी या आपके गुजरात से में जो भी एग्जाम्स आप दे रहे हैं मुख्य परीक्षा का, तो उसमें भले वो एसआई का दे रहे हो या आप जीपीएससी का दे रहे हो चाहे यूपीएससी का, मेरा कोर्स मैं जो डिजाइन करके आपको दूंगा वो मैं कमिट कर रहा हूं कि लोक प्रशासन की पूरी विषय वस्तु के साथ साथ लोक प्रशासन का यूपीएससी का पेपर हो चाहे मेंस में जीपीएससी का पेपर हो या रिलेटेड टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, आपको पूरा का पूरा लिखने की ताकत आएगी, क्योंकि लिखना ही सबसे बड़ा आपका कौशल है। और इसमें मैं सबसे ज्यादा जाना जाता हूं कि लोक प्रशासन के विषय वस्तु को अपने स्वरूप में या उनको शब्दवाणी कैसे दे और उनको किस तरह से लिख पाए, इसके लिए जरूरी होगा कि लोक प्रशासन को अपनी तकनीकी शब्दावली के माध्यम से या सरल तकनीकी भाषा या लोक प्रशासन की शब्द शैली के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों में लिखकर प्रस्तुत किया जाए, तो कम शब्दों में भी जो टारगेट है कि 200 शब्दों में भी आप एक अच्छा आंसर लिख पाए। तो मैं कई बार आपको समझाते हुए क्रम में भी अपना एक आंसर भी आपको दूंगा और मैं थंबनेल में भी आपको आंसर्स कुछ देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आए हुए प्रश्न पत्र पर हम जरूर से जरूर चर्चा करें। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। ऐसी स्थिति में अगला जो यूनिट है जो है यूनिट चौथी, मतलब कि फोर्थ यूनिट है डेवलपमेंट प्रोसेस, मतलब कि विकास प्रक्रिया। और विकास प्रक्रिया का मतलब है कि हमारे समाज में, मतलब कि सोशल सोसाइटी या सिविल सोसाइटी या लोक समाज किस तरह से आज मिलजुल कर, मतलब कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो या एनजीओ की तरफ से भारत सरकार की और अथॉराइजेशन के साथ साथ जनता की सेवा करना, मतलब गैर सरकारी संगठनों द्वारा भारत के लोगों की सेवा करना और वो भी एक जिम्मेदारी के साथ करना विकास प्रक्रिया का एक मुख्य भाग होगा। इसी यूनिट में हम समझेंगे अन्य भागीदार, मतलब कि कई प्रेशर ग्रुप भी या कई ऐसे संस्थान हैं जैसे कि कई कॉर्पोरेट जगत भी आज हमारे साथ आए हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि वो भी भारत सरकार की समय समय पर जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है और जनता को सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मदद नहीं देना है, इसे हमें ढंग से समझना होगा। तो इस यूनिट में हम समझने की कोशिश जरूर करेंगे। अगले यूनिट का विस्तार होगा जो बहुत ही और मेरी फेवरेट यूनिट है। ये मैं आपको बता दूं, ये आज हम सबके प्रयास से भारत सरकार ने, चूंकि हमारे 1947 से लेकर 1952 तक जब हम स्वतंत्र से गणतंत्र बने और गणतंत्र से हम जनतंत्र में, और आज हम जिस तरह से ये पूरी की पूरी व्यवस्था को इस बंधारण की तरफ से स्पष्ट कर रहे हैं, ऐसे में हमें चाहिए है गुड गवर्नेंस, मतलब अच्छा अभिशासन। ई गवर्नेंस आज आप देख रहे हैं, अगर ई गवर्नेंस नहीं होती तो शायद इस कोविड-19 के सिचुएशन के समय हम शायद अपने आप को इस पेंडेमिक सिचुएशन में पैनिक क्रिएट करके और बहुत बड़ा डिस्टर्बेड या डिस्ट्रॉय हो सकते थे। बट ये सभी चीज जो देन है आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या हमारी सोशल मीडिया की तरफ से हम लोगों ने एक दूसरे को सपोर्ट किया है। तो ऐसी स्थिति में हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो गवर्नेंस है वो किस तरह से गुड गवर्नेंस में बदली, या हमारी जो गुड गवर्नेंस है वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो गुड गवर्नेंस सब्जेक्ट मैटर है, मतलब कि अच्छा अभिशासन ही जरूरी है, क्योंकि हमने अगर अच्छी शासन लेनी है तो ऐसे स्थिति में हमें भी अच्छा बनना पड़ेगा। इसका मतलब कि जनता को अपने कर्तव्यों को, मतलब कि भारतीय बंधारण में जो दिए गए मौलिक कर्तव्य है 51A,
उनको भी शामिल करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को या अपनी ड्यूटीज को भी निभाना पड़ेगा, क्योंकि ये वाइस वर्सा है, गिव एंड टेक का मामला है। हमने अपनी ड्यूटी को निभाया तो सरकार को ड्यूटी निभाने में भी हम कोई कसर नहीं छोड़े। ऐसी स्थिति में गुड गवर्नेंस की एस्टैब्लिशमेंट के साथ साथ आज हम ई गवर्नेंस, मतलब कि हम ई गवर्नेंस को किस तरह से एस्टैब्लिश कर सकते हैं, और ये जरूरी होगा कि यहाँ से साइबर क्राइम के को भी खत्म करके हमें ई गवर्नेंस की पुनः या रीइन्वेंशन करना पड़ेगा। तो ऐसा स्थिति में लाजमी ये होगा कि हम उन सब उत्तरदायित्वों, जवाबदेहिताओं, ट्रांसपेरेंसी मतलब कि पारदर्शिता के साथ गुड गवर्नेंस की स्टैब्लिश करके भारत सरकार के इस लोक प्रशासन या भारतीय प्रशासन को, या खासतौर से किसी भी जगह के प्रशासन, भौगोलिक विश्व के किसी भी देश में स्थापित व्यवस्था हो, वहां के लोक प्रशासन को गवर्नेंस, और गवर्नेंस को किस तरह से गुड गवर्नेंस या ई गवर्नेंस में हम चेंज कर पाएंगे, ये बहुत जरूरी होगा। तो ऐसे में हम कुछ विषय वस्तु जो आज के समय में बहुत ही लाजमी है उसे समझना, जो एक प्रारंभिक अवस्था से मैं बताऊं कि भारत में पहले प्रशासनिक व्यवस्था एक जटिल व्यवस्था के रूप में जानी जाती थी, परंतु अब इसका सरलीकरण, मतलब इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी आई है वो हमारी जानकारी और अवेयरनेस की वजह से आई है, पीपल पार्टिसिपेशन की वजह से आई है। इस वजह से हमने जो विकास किया वो, जैसे कि सिटीजन चार्टर जिसे हम नागरिक चार्टर कहते हैं, आरटीआई मतलब कि जिसे हम सूचना का अधिकार कहते हैं, राइट टू एजुकेशन के साथ साथ राइट टू इंफॉर्मेशन जो 2005 में 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ, उसकी क्या विषय वस्तु है, वो कितने फायदेमंद है, क्यों? क्योंकि आरटीआई आज एक जनता की आवाज के तौर पर भारत सरकार के सामने है, और इस शासन व्यवस्था में गुड गवर्नेंस के साथ साथ सिटीजन चार्टर, आरटीआई, ये सभी लाजमी था और बहुत जरूरी था। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि अगर मैं सही कहूं तो इसके लिए आपको जानना होगा लोक सेवा अधिनियम क्या है। लोक सेवा अधिनियम मतलब कि लोक सेवाओं के जो लोक सेवक हैं उनकी भी अपनी सिविल कोड है या कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अनुसार ही वो काम करते हैं, उसे भी आपको जानना होगा, जिससे कि हम लोक सेवा अधिनियम और लोक सेवा में आने वाले या उनके क्रियान्वयन में जो दिक्कतें आती हैं उनको समझें। और सोशल ऑडिट के साथ साथ आप सब जान रहे होंगे, बहुत ही ताकत के साथ मैं बताऊं कि एक तरफा शासन व्यवस्था नहीं होती है, दो तरफा शासन व्यवस्था, मतलब कि जैसा शासन, हाँ बिल्कुल, मैं इसको आरटीआई और बाकी और भी टॉपिक को बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, राइटिंग में नहीं है तब भी कुछ क्वेश्चंस रेलेवेंस के तौर पर अगर पूछे जाएंगे बच्चों तो हम जरूर शामिल करेंगे। क्यों? क्योंकि जो आज के इश्यूज है, और खासतौर से मैं बताऊं कि इश्यूज का मतलब ही होता है देयर इज अ गैप, इट विल बी नॉट फुलफिल। जहां भी कोई चीज गैप है और वो अब तक फुलफिल नहीं हुई है, वही इशू है, और वही खासतौर से मुद्दे को जनरेट करने का बार बार एक तरह का जरिया बन जाता है। ऐसे स्थिति में हमें समझना होगा कि सामाजिक अंकेक्षण मतलब कि सोशल ऑडिट क्या है। सोशल ऑडिट वास्तव में लोक प्रशासन में एक न्यू टेक्नोलॉजी के साथ साथ ये कॉर्पोरेट जगत से या हमारे कॉमर्स विषय से विषय वस्तु ली गई है। इसका मतलब है कि जनता में जो सरकारी हस्तक्षेप था या जनता के द्वारा ऑडिट नहीं होती थी, इसे सोशल ऑडिट मतलब कि समय समय पर हमारे समाज के कई संगठन या हमारा समाज भी सरकार के कुछ चीजों को ऑडिट कर सके, मतलब कि देख सके कि जो पैसा पार्लियामेंट ने हमें दिया था उसका कितना उपयोग हुआ है। भले ही ऑडिट का काम सीएजी करता है या हमारे ऑडिटर जनरल करते हैं, परंतु 1976 के बाद से हमने इस ऑडिट को पूरी तरह से प्रशासनिक व्यवस्था या कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था के हवाले छोड़ दिया था, परंतु सन 2005 के बाद से हमने इसे सोशल ऑडिट के साथ लिया, और आगे भी हम इस ऑडिट को, आगे इस अवधारणा को बढ़ाएंगे और इस अवधारणा का क्या महत्व है इनको समझेंगे और इनके क्रियान्वयन में होने वाले जितने भी समस्याएं हैं उनका अध्ययन करेंगे। कुल मिलाकर मैं आप बच्चों आपको ये कहूंगा कि लोक प्रशासन ये जो विषय है वो लोक प्रशासन के साथ साथ शासन जो शब्द आपने समझा, उस लोक प्रशासन और शासन की ये जो पूरी की पूरी यूनिट है वो आपके लिए समझने के लिए इतना है कि आप व्यवस्थित रहें। सिर्फ लोक प्रशासन के व्यवस्थाओं को समझने के साथ साथ आपको ये विषय के साथ मतलब कि एक अध्ययन विषय के रूप में ये किस तरह से है ये समझने हैं,
इसके लिए मैं प्रिस्क्राइब करूंगा कि जो आप बुक्स लें, आप अपनी कोई भी एक किताब जो समय समय पर, जैसे कि BL फड़िया लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार या लक्ष्मीकांत या जो पॉपुलर बुक्स है वो लेकर खासतौर से संविधान को भी जरूर पढ़ें। भारतीय संविधान की डी वस्तु हो, चाहे आप किसी भी विषय वस्तु भारत सरकार के द्वारा भी आता है, और इन सबको पढ़ने के बाद आपको एक और सब्जेक्ट मैटर जो आपको जरूरी है वो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में आने वाली जो एस्टेब्लिशमेंट में या उनको आज विकास करने में बाधाएं हैं, उनको भी समझना होगा कि गुजरात में प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ पंचायती राज का भी आना है, और सिविल सर्विसेज जो भारत में खासतौर से बनी है उनको किस तरह से संगठित करके हमें खासतौर से राज्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ साथ भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से कोऑर्डिनेट करती है उनको भी समझना होगा, जिससे कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से कोऑपरेट करते हैं, उनकी रिलेशन क्या है, भले वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल है और वो या फाइनेंशियल है। तो हम तीनों व्यवस्थाओं को भी समझेंगे और इन सिविल सेवकों की क्या अकाउंटेबिलिटी है उसको भी जानेंगे। तो मैं समझता हूं कि लोक प्रशासन एक विषय वस्तु के रूप में बहुत ही सरल और सुव्यवस्थित पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको लोक प्रशासन में ये जो मुख्य परीक्षा की विषय वस्तु है, तो मैं कहूं कि मेंस एग्जामिनेशंस में आपसे जो क्वेश्चन के पूछने का ढंग है उसे समझना बहुत जरूरी है। तो मैं समझूंगा कि इन्हीं पाठ्यक्रम के हिसाब से अगर प्रश्न इस तरह से बने कि एक एग्जाम्पल या सैंपल के तौर पर मैं प्रश्न रख रहा हूं यहीं से कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्षेत्र व्यापक होते जा रहा है या विस्तार होते जा रहा है, समझाइए। तो आपको समझाना है, डिस्कस करना है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र खासतौर से किस तरह से बढ़ रहा है। क्षेत्र में मैं बता दूं कि इसका क्षेत्र जो है वो ब्रॉड होता जा रहा है, नैरो से ब्रॉड की तरफ हम जा रहे हैं। तो ब्रॉड मतलब कि एक व्यापक दृष्टिकोण में किस तरह से बढ़ रहा है, मतलब कि जिस तरह से हमें आज जरूरत थी। तो मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जैसे कि मैंने आपको एक सब्जेक्ट मैटर बताया कि लोक प्रशासन का क्षेत्र किस तरह से बढ़ता जा रहा है, तो लोक प्रशासन का क्षेत्र विस्तार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको लोक प्रशासन के क्षेत्र विस्तार पर समझाइए। देखिए प्रश्न के कई तरह से वो होते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो तरीका मैंने आपको बताने की कोशिश की वो क्या है, डिस्कस या समझाना। दूसरा आपसे पूछा जाता है एलोबरेट करना, मतलब कि इसे किस तरह से एलोबरेट करना है, विस्तार देना है, या आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेन, मतलब कि आपको व्यवस्थित तरीके से समझाना है। कुछ क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि आप इसे कमेंट करिए, तो आपको सिर्फ कमेंट करना है, मतलब कि मुख्य परीक्षा में जो क्वेश्चन है उसके सबसे आखिरी में, जैसे मैं क्वेश्चन टेल कहूंगा, उस क्वेश्चन टेल को जरूर समझना होगा कि वहीं से आपके मार्क्स आप अपने आप से ये सवाल करके या उसके अकॉर्डिंग अगर ब्लूप्रिंट बना लेते हैं तो बहुत ही लाजमी होगा। अगले प्रश्न के रूप में अगर मैं कहूं कि कुछ प्रश्न सीधे सीधे इन भारतीय शासन व्यवस्था से आते हैं, जैसे कि आज राष्ट्रपति के कार्य जो है वो कम होकर प्रधानमंत्री के काम ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, मतलब कि उनका उत्तरदायित्व जो उन्हें डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से मिला था वो किस तरह से अब प्राइम मिनिस्टर के हाथों में आ गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही लॉजिकल पर्सपेक्टिव से आपको समझने होंगे, जैसे कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र आज भी प्रासंगिक है, इसे समझाइए, तो वो भी आपको समझना होगा। तो कुछ प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में आए हैं, तो मैं कहूँ कि वो कुछ सीधे तौर पर पूछे जाते हैं और कुछ दोनों, मतलब कि जो प्रश्न के साथ साथ उसका जस्टिफिकेशन भी मांगा जाता है। इसका मतलब ऑथेंटिक बुक, तो मैं कहूंगा कि आप लोक प्रशासन के लिए जो ऑथेंटिक बुक है वो खासतौर से साहित्य भवन पब्लिकेशन में दोनों मीडियम में अवेलेबल है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से ही आती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिहेवियर, तो उसको सबसे ले सकते हैं, या फिर आप हमें भी लिखकर या चैट करके डायरेक्ट पूछ भी सकते हैं कि मैं कौन सी बुक लूं। मैं बुक लिस्ट भी आपको थंबनेल में आगे कोशिश करूंगा, परंतु डीडी बसु हो या कोई भी संविधान की, भारत सरकार के प्रकाशन विभाग से भारत का संविधान मतलब कि बंधारण जरूर
आप देख सकते हैं, उसमें टू द पॉइंट लिखा होता है, बहुत सस्ती भी है और अवेलेबल है मार्केट में। मेरे द्वारा लिखी हुई कुछ किताबें भी हैं जो मैं चाहूँगा कि उनको भी अगर आप कभी, जिस तरह से मैंने एक इंग्लिश मीडियम के लिए तैयार है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बुक है, अगर आप चाहें, जैसा कि मैंने कहा IJPS से रिलेटेड जो मेरे एडिटोरियल बोर्ड से आती है, उनको भी आप ले सकते हैं। परंतु आपको मटेरियल्स के नाम पे विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से भी हमारा खुद का अपना एक कोर्स डिजाइन है, वो भी आपको समय समय पर मिल जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप में से कोई अगर इस चीज पर कि कोई सी किताब कौन सी है, तो मैं समझूंगा कि बुक्स फॉर ऑल, बुक्स सबके लिए अच्छी होती है, परंतु बस यह है कि अंडरस्टैंडिंग, उसका जो इलस्ट्रेशन हो, या हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, बिल्कुल है बेटा, ऑथेंटिक बुक भी अवेलेबल है। अब जैसे आप गाइड के रूप में यूज करें तो लक्ष्मीकांत भी अवेलेबल है, आप उसको भी ले सकते हैं, परंतु वो हमारे पूरे सिलेबस को कवर उतने ढंग से नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पुराने समय में लोक प्रशासन के एक, जब हमारे समय ऑप्शनल हुआ करता था बिफोर 2013, उस समय के लिए वो रेलिवेंट थी। बट अब मैं समझता हूँ वो मेंस के लिए लिखी नहीं गई है, प्रारंभिक परीक्षा के लिए थी, पर तब भी आप उसे एज ए रेफरेंस बुक यूज कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? हाँ, आपका क्वेश्चन है कि किस तरह से इसे पढ़ना है, तो मैं बता दूं कि लोक प्रशासन एक विषय के रूप में, हाँ, साहित्य भवन की है बिल्कुल। तो अगर आप चाहें तो लोक प्रशासन को, ये जो आपके सब्जेक्ट मैटर पर्सपेक्टिव की बात करूँ, आप सिलेबस की बात करूँ, तो इसे आप लॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी समझिए कि जो इंडियन पॉलिटी का सेक्शन है वो आपके ब्रिटिश विरासत वाला पोर्शन, मुगल प्रशासन वाला पोर्शन, आपको अपने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मतलब कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण या ऐतिहासिक प्रशासन के रूप में, या BL फड़िया भी अच्छी किताब है, बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ, साहित्य भवन की BL फड़िया है, बहुत सारी किताबें आती हैं, शर्मा सराना है, रुनकी बसु है। बट मैं जहाँ तक मानता हूँ कि आपको इतनी ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। समय समय पर लेक्चर के साथ साथ मैं अपने बारे में ये बता दूं कि मैं आपको आइडियल आंसर्स के साथ साथ आपको रेफरेंस कोड जरूर करूंगा कि आप इस टॉपिक को, जो भी मैं स्पेसिफिक या प्रेस्क्राइब करूं, उसको आप जरूर से जरूर पढ़ लेंगे। गुड इवनिंग वरेण्या। तो ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि लोक प्रशासन वास्तव में एक सब्जेक्ट के रूप में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाए, और 200 वर्ड्स में आए चाहे वो 150 वर्ड्स में आए, लिखने के लिए हमें आंसर्स को जस्टिस करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसके लिए हमें शब्द को समझना जरूरी है, शब्द का सही मीनिंग जरूरी है। और मेरा मतलब, मैं आप लोगों के एक एल्डर होने के साथ साथ एक अच्छे टीचर्स होने के नाते आपको एक सजेशन दूंगा, वो ये है कि आप जो लिखें अच्छा लिखें, बेस्ट लिखें। मतलब ऐसे ही पढ़ते समय भी जो जानो पूरा जानो, अन्यथा ना जानो। इसका मतलब कि पूरी की पूरी अगर आप जानते हैं तो उसे सही समय पर, सही जगह पर, सही शब्द का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि लिखना सबको आता है, परंतु अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, व्हेनेवर यू विल राइट योर आंसर, डेफिनेटली यू नीड द एग्जैक्ट or appropriate word. It means you need your writing skill, and writing skill के लिए मैं बच्चों आपको एक छोटा सा थंबनेल या टिप्स दूंगा, और वो टिप्स है कि क्वेश्चन को बहुत ही सरल में ब्रेक कर लिया जाए, और पहली उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसे फुलफिल किया जाए, और फिर ओवरऑल रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए। मतलब कि जब भी हम कोई क्वेश्चन को एक तरह से, अगर वो प्रॉब्लम अप्रोच से पूछ रहा है या क्रिटिक पूछ रहा है, तो हम पहले उसको टेम्पररी सॉल्यूशन दें और उसका फिर बाद में परमानेंट सॉल्यूशन भी ढूंढकर अपने दिमाग से लिखें। ये तब आएगा जब आप पूरी तरह से सब्जेक्ट मैटर पर्सपेक्टिव को समझेंगे। जैसे मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि सर आपकी नज़र में लोक प्रशासन क्या है, तो मेरी नज़र में लोक प्रशासन अगर कहूँ तो पूरा का पूरा पब्लिक वर्ड से ही इस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ा हुआ एक ऐसा शब्द है जो खासतौर से ऑर्गेनाइजेशन प्लस एडमिनिस्ट्रेशन प्लस मैनेजमेंट से निकला है। इट मींस इसमें ये तीन शब्दों का योगदान है, तभी लोक प्रशासन एक वर्ड के रूप में हमारे सामने आता है। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि ORG, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन, टू आर मोर पीपल व्हेन दे डू द वर्क फॉर अकॉम्प्लिश गोल। मतलब एक दो या दो से अधिक लोग किसी निश्चित
उद्देश्य की पूर्ति के लिए अगर किसी तरह के काम को कर रहे हैं तो वो संगठन में है, और संगठन एक जिम्मेदारी है, संगठन एक अकाउंटेबिलिटी है। प्लस एडमिनिस्ट्रेशन, ये साधारण शब्द में कहूँ तो लोक प्रशासन में ये प्रशासन व्यवस्था है शासन की, जो जनता की सेवा के लिए लगाई गई है। और मैनेजमेंट, जैसे आप मैं कहूँगा, काम करने से मतलब है, नंबर लेने से मतलब है। ठीक उसी तरह से है कि मैनेजमेंट का काम है गेटिंग थिंग डन, इट मीन्स काम करना ही प्रबंधन है। और प्रबंधन का तरीका बेस्ट होना चाहिए, मतलब लिखने की कला अच्छी होनी चाहिए। तो आपको कोई भी अच्छे मार्क्स लेने से नहीं रोक पाएगा। मैं समझूंगा कि आज की कक्षा में आपने जो सबसे अच्छे ढंग से समझने की कोशिश ये की है कि लोक प्रशासन एक सरल, साधारण, ऑथेंटिक विषय वस्तु है या विषय है। इस विषय को हमें मुख्य परीक्षा में अपने सबसे बड़ी ताकत के रूप में सामने लाना होगा। और मैं कहूँ कि जानते सभी हैं, परंतु प्रश्न के अकॉर्डिंग आंसर्स लिखना मैं आपको सिखाऊंगा। इन 5 यूनिट में आपने, अगर मैं इनको कनेक्ट करूं तो लोक प्रशासन वास्तव में एक विषय वस्तु के रूप में इसका अर्थ क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, लोक प्रशासन का विकास भारत में कैसे हुआ, मतलब कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर मौर्य, मौर्य से लेकर मुगल, मुगल से लेकर ब्रिटिश, एंड ब्रिटिश विरासत से लेकर हमारे स्वतंत्रता के बाद और गणतंत्र बनने के साथ साथ हमने जो एवोल्यूशन पीरियड में 2021 तक जितनी भी चुनौतियों का सामना करते करते जो चीजें, हाँ बिल्कुल मिल जाएगी आपको, लिस्ट जरूर मिल जाएगी बुक्स की। तो साथ ही साथ आपको अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट मैटर आपको चलना होगा, और बिल्कुल मैं आपका स्वागत करूंगा और चलने की कोशिश करेंगे हम। तो मैं समझता हूं आज की कक्षा में अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो सर के थ्रू या विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड में या तोमर सर के सौजन्य से आज मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कक्षा का प्रारंभ एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है। और विश्वास का अपना एक विश्वास है, और हम पर आप बिलीव और ट्रस्ट कर सकते हैं कि हम इस कमिटमेंट को पूरी तरह से लेकर चले, और समस्याएं जितनी भी आए पर उसका चुनौतीपूर्ण अगर हम सामना करेंगे तो मैं कहूँगा कि सभी लोग इस पैंडेमिक सिचुएशन में घर से बाहर न निकले और पूरी तरह से सुरक्षित होकर मास्क लगाएं, और मास्क लगाने के साथ साथ आपको जो गाइडलाइन है कोविड-19 की उसे पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन को पालन करें, और अपने इन्हीं विषय वस्तु के साथ साथ आपको जहां भी दिक्कत आए जरूर से जरूर करें। और मैं चाहूँगा, और कोई क्वेश्चंस भी अगर आप अगर आएंगे तो मैं उनका जरूर स्वागत करूंगा। तो ऐसी स्थिति में आपको सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और समय समय पर जो भी तरह की या जिस तरह की भी दिक्कतें आए तोमर सर के माध्यम से हो मुझे बताएं, या मुझे डायरेक्ट भी आप बता सकते हैं। और आप लोगों को इन 5 यूनिट या अपने मेंस के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। और विश्वास एजुकेशन की तरफ से मैं पुनः आपको धन्यवाद दूंगा। थैंक यू सो मच।